हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही। लेकिन इसके पहले आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जरूर लिखे होंगे। मैंने आपको वैसे तो दिए तो बहुत सारे, बीच में एक दो क्वेश्चंस और पूछे थे, लेकिन दो मेजर क्वेश्चंस पूछे थे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उनके आंसर तो आ, मतलब आपको बताने ही पड़ेंगे। वैसे भी हम लोग आगे उनको पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास का होमवर्क क्या है पहले आप ये सुनो। और आज हम जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था मैंने आपको, एक तो टीप का दिया था, एक मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताने वाले हैं ये जो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज होता है ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, टीप क्या है। और एक मैंने आपको पूछा था बेनिफैक्टर पेज और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो अपन बोलते हैं ना सिद्धांत, ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, क्यों आजकल आप देखोगे इतना न्यूज में है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज की क्लास का होमवर्क क्या है पहले आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का होमवर्क है, सबसे पहले तो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कूल स्पॉट्स। ठीक है, तो ये कूल स्पॉट्स क्या होते हैं, आप एक तो ये मुझे बताएंगे। दूसरा, एक संगठन है, एक अलायंस है जिसका नाम है ISA, जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो आप मुझे इस संगठन के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कब बनाया गया था, किसने बनाया है, इसके फाउंडर्स कौन हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्वांटिटेटिव लक्ष्य होते हैं ना, गोल्स होते हैं कि भाई 2030 तक ये करना है, वो करना है, वो आप मुझे बताएंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी इसकी, जहां पे इसके अंदर ही एक और इनिशिएटिव, ये अगर आपको पता है तो आप मतलब थोड़ा सा सुना है तो आपको ये देखते ही याद आ जाएगा, OSOWOG। तो ये क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। देखो, ये सब चीजें मैं आपसे क्यों कवर करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे होमवर्क पूछती हूँ और आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचोगे ना, तो आप होमवर्क करोगे। पहली बात तो थोड़ा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 20-30% लोग तो होमवर्क करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ना ये टर्म्स बैठ जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है एक बार जब हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती है ना, तो अगर हमें उनके बारे में नहीं पता तो हमारा दिमाग ना सोचता रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर वो लगता है कि इनके बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीजें जल्दी रजिस्टर हो जाएंगी। और तीसरी चीज, ये सारी करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं, आपको लगे कितनी सारी चीजें याद करनी है, इससे बेटर है कि हमारे जो मेन टॉपिक्स है उसी के साथ हम थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी लेते चलेंगे। तो ऐसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, शुरुआत में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज पूछी थी, वो थी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम और पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र से आपको सेवाएं मिलती हैं, ये क्या है, उसका पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सीधी सीधी बात है, याद है मैंने आपको एक इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। याद है मैंने उसमें बोला था कि एक रिपोर्ट आई थी जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है MEA। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी रिपोर्ट थी जिसने आप देखोगे पहली बार जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं होती हैं उनका प्रॉपर वर्गीकरण किया। भैया ये अपनी प्रोविजनिंग सर्विसेज है, ये सहायक है, ये रेगुलेटिंग है, ये एस्थेटिक सर्विसेज है, ऐसे करके। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो भी आपको ये सेवाएं मिल रही है, अलग अलग आप देखोगे इनसे वस्तुएं मिल रही है आपके इकोसिस्टम से, इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो आप लगाओगे। भाई कैसे, कि आपको कुछ खाना पीना मिल रहा है, यहाँ से लेटेक्स मिल रहा है, गम मिल रहा है, ठीक है, रेजिन मिल रहा है, या आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, उनको आप मार्केट में बेचोगे तो किसी दाम पे बेचोगे। जैसे एप्पल हो गया 80 रुपए किलो टाइप्स, या फिर आपका कोई और फ्रूट हो गया, फली हो गई 40 रुपए किलो टाइप, समझ में आ रहा है, तो उनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे आपको जो बाकी सेवाएं मिल रही है, कि भाई आप अगर वहां बैठे थे और आपने किसी जंगल में बैठ के कोई पेंटिंग बनाई, आपने उस जंगल को ही अपनी पेंटिंग में उतारा और वो पेंटिंग जो है आगे 1 करोड़ की बिकी, तो हो गई ना उसकी वैल्यू। आपकी जो 1 करोड़ है वो कहाँ से आई, वो उस जंगल की खातिर ही तो आई। अगर वो जंगल नहीं मिलता तो आप कैसे बैठते, आप कैसे बैठते और आप अपने कैनवस में क्या उतारते, कैनवस में नहीं उतारते तो आप पेंटिंग को 1 करोड़ में कैसे बेचते। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करते हो, बेसिकली जो आपकी कुछ कुछ सर्विसेज हैं जिनकी आप वैल्यू लगा पा रहे हो अपने करंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग मेथड से, आप उनकी वैल्यू लगाते हो। और फिर उसको उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जो आपकी सेवाएं हैं, ये उनकी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जैसे आप मार्केट में कुछ जाते हो खरीदने, तो कोई चीज फ्री की मिलती है क्या। भाई फ्राइडमैन ने क्या कहा था कि देयर इज नो फ्री लंच, करेक्ट है।
तो कोई फ्री लंच है ही नहीं, तो कोई भी सामान आपको बाजार में फ्री में नहीं मिलता, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्यों फिर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से जो हमें सेवाएं मिल रही है, हम उन्हें फ्री का क्यों माने? भाई उनकी भी कॉस्टिंग लगाओ ना। इतना सामान जो आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र से उठा के ला रहे हो, ठीक है, भले ही हो सकता है कि आप उसकी कोई कॉस्टिंग ना दे रहे हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू तो है कि अगर मैं इसका कुछ वैल्यूएशन लगाऊं, इसकी कुछ कॉस्टिंग लगाऊं, तो वो इतनी निकल के आती है। तो ऐसे आप देखोगे कॉन्सेप्ट निकला पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का, कि जो आप अपनी सेवाएं पारिस्थितिकी तंत्र से निकाल रहे हो, भैया उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमने बोला पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। अब ये पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का जो एक कॉन्सेप्ट था, ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे हवे हवे में, क्लाउड्स में था। फिर एक बंदे आते हैं जिनका नाम है पवन सुखदेव, ठीक है। इन्होंने बेसिकली G20 की एक मीटिंग हो रही थी 2007 में, वहां पे एक कॉन्सेप्ट लाया जिसको उन्होंने बोला टीब, ठीक है। क्या बोला? टीब, जिसको बोलते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। आपकी पारिस्थितिकी तंत्र और आपकी जैव विविधता की इकोनॉमिक्स है ये, ठीक है। बेसिकली जहां पर उन्होंने क्या बोला कि ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, इससे हम जो सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हम इकोसिस्टम से वस्तुएं निकाल रहे हैं, इनकी कोई कॉस्टिंग है, इनकी कोई वैल्यू है, ठीक है। और उस वैल्यू को हमें लगाना चाहिए। उस वैल्यूएशन को अगर हम लगाएंगे तो एक्चुअली में हमें पता लगेगा कि सपोज करो आपके घर के पास में कोई जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल से आपको तो लग रहा है इसकी तो क्या ही वैल्यू है, ये हमारे पीछे है, बस हमें सुकून देता है भैया, लेकिन इससे आपको पता है बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। जैसे इसकी वजह से वर्षा आती है, इसकी वजह से आपके सॉइल का इरोजन नहीं होता है, इसकी वजह से आप देखोगे वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वाटर का रिचार्ज हो रहा है, इसी की वजह से आपकी पत्तियां नीचे गिर रही है, उसमें सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे बहुत सी अपने लेवल पे बहुत सी आपको सर्विसेज दे रहा है, जिसकी हो सकता है कि आपने वैल्यू ना लगाई हो। लेकिन अगर आपको कल मैं इन सर्विसेज का कुछ एस्टिमेट लगा के कुछ वैल्यू निकाल दूं, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आपके घर के जो ये पीछे वाला जंगल है, इसकी 4 करोड़ की वैल्यू है, तो मुझे बताओ अगर मैंने वैल्यू लगा दी तो 4 करोड़ तो कितना ज्यादा होता है भैया, इतने तो घरों की कॉस्टिंग भी नहीं होती है। तो आप ये सोचो कि क्या आप इस जंगल को काटने दोगे किसी को? नहीं, आप मना कर दोगे। आप किसी को इसमें से फ्री में सामान ले जाने दोगे? नहीं, आप मना कर दोगे। समझ में आ रहा है? क्या आप इसको बचाने की कोशिश करोगे? बिल्कुल, क्योंकि इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ना इस तरीके से काम करता है कि जो चीज फ्री की होती है ना, हम उसको भाव ही नहीं देते। वो होते हैं ना फ्री में मिला हुआ प्यार या मार्क्स, दोनों की वैल्यू नहीं होती है। वही चीज है कि फ्री में कोई कितना ही कर दे आपके लिए, उसकी कदर नहीं है। तो जब तक वो सामने वाला उस पर कोई चार्ज नहीं लगाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, तब तक आप उसमें मतलब उसकी जो अहमियत होती है वो पहचानते नहीं हो। भाई मुझे एक बात बताओ, सच में आपको लगता है वो जो लुई विटॉन के बैग्स आते हैं, वैसे भी आजकल एक नया गाना चला है मेगन ट्रेनर का, है ना, ये लुई विटॉन वाला, तो ये जो लुई विटॉन के बैग्स हो गए, आपके वर्साचे के बैग्स हो गए, गुशी के परफ्यूम्स हो गए, आपको लगता है इतने महंगे हैं? मतलब आपको लगता है क्या आपको मतलब इनके लिए 400 डॉलर, मैं रुपए की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए देने चाहिए इन परफ्यूम्स के लिए? भाई आप बोलोगे मैम ब्रांड नेम है, बट मुझे एक बात बताओ, उसमें जो वो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, अगर मैं एक्चुअली में उसकी कॉस्टिंग देखूं ना, तो हो सकता है 1000 रुपए से भी ऊपर नहीं आए, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि क्योंकि वो उस मार्केट को केटर कर रहे हैं जहां पे लोग ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वैल्यू, ज्यादा लग्जरी समझते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज फ्री की है ना, अगर ये गुशी फ्री में बांटना शुरू कर देना, गुशी गुशी नहीं रहेगा, ठीक है, गुची गुची नहीं रहेगा। वैसे ही वर्साचे अगर फ्री में अपने टॉप्स बांटना शुरू कर दे, अपने पैंट्स बांटना शुरू कर दे, अपने ये जो आइटम्स होते हैं वो बांटना शुरू कर दे, वर्साचे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो चीज जितनी महंगी होती है, जितना उसका वैल्यूएशन होता है, कहीं ना कहीं लोग उसको अहमियत भी उतनी ही ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये जो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज है, या जो ये टीब का कॉन्सेप्ट है, ये इसी से ही आया कि भैया बहुत सारे लोग जो हैं, हम पर्यावरण को संरक्षण की तरफ कब ले जाएंगे, हम पर्यावरण की सुरक्षा कब करेंगे, हम पारिस्थितिकी तंत्र की अहमियत या कीमत कब जानेंगे, जब हमें एक्चुअली में पता लगेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, कि भैया इससे हमें इतना, इसकी वैल्यू है, इसकी कॉस्टिंग इतने रुपए की है, और अगर हम इसको नष्ट करते हैं तो हम एक्चुअली में इतने रुपए का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने इकोसिस्टम पे एक मॉनेटरी वैल्यू, एक पैसे की वैल्यू लगा दी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि लोगों को समझाने में भी इजी होता है कि भैया ये इकोसिस्टम हमें क्यों बचाना है। आपको सरकार को भी समझाने में इजी पड़ता है कि क्यों बचाना है। आपको जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनमें भी एक जागरूकता, अवेयरनेस और उनको साथ लेने में मदद मिलती है, क्योंकि आपको पता लगता है कि भैया इस पीछे वाले जंगल को नहीं मिलाया तो 4 करोड़ का लॉस है इस साल, अगले साल से तो वो लॉस जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जैव विविधता, वो सारी चीजें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। और इससे और क्या फायदा है कि कल को सपोज करो इस जंगल को कोई बड़ी सी कंपनी है, वो यहाँ पे आके इसको नष्ट करने लगे। नष्ट कैसे करेगी? या तो
यहाँ के पेड़ काटने शुरू कर दे खुद के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए, या फिर आप देखोगे यहाँ पे आके अपना वेस्ट को डंप करने लगे, तो दोनों ही चीजों में क्या होगा कि कल को अगर आप लोग कोर्ट में गए इस केस को लड़ने के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को कोई ना कोई कंपनसेशन या पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो कितनी पेनल्टी भरेगी भाई? जितना इसने नुकसान क्रिएट किया है, इसने कितना नुकसान क्रिएट करा है, इसने पूरे इकोसिस्टम की जो वैल्यूएशन थी 4 करोड़ उसको नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें भी जो जितना आपको पेनल्टी भरना है, जितना आपको कॉम्पनसेशन देना है, उसमें भी आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आपके उत्तराखंड का, जो बेसिकली एक WWF इंडिया जो होता है अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका जो लोगो है वो है ग्रेट पैंडा, व्हाइट वाला। ठीक है, तो इनका जो इंडिया ग्रुप है उन्होंने एक स्टडी करी थी उत्तराखंड के तराई आर्क लैंडस्केप पे, जहां पे उन्होंने सिर्फ जो 7 तरह की सेवाएं आपकी इकोसिस्टम से मिलती है उनका उन्होंने अगर पैसे में वैल्यूएशन निकाला तो वो लगभग $6 बिलियन के आसपास आया। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि जनरली आप देखोगे, देखो हमारी जरूरतें, जैसे मेरी जरूरतें है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं प्रॉब्लम हो सकता है कि रोज रोज पेड़ों से निकलने वाला सामान नहीं खाती, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं जैसे आपके मैगी पास्ता ये सब खा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा डिपेंडेंसी डायरेक्टली इकोसिस्टम पे थोड़ा कम है, लेकिन जो लोग आप देखोगे पुअर लोग हो गए, ट्राइबल लोग हो गए, इनका जो डिपेंडेंसी होता है, ठीक है, आप देखोगे इन जंगलों पे और इकोसिस्टम सर्विसेज पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि जैसे ये अपना घर में चूल्हा चौका जला रहे हैं तो वहां से लकड़ी वगैरह मिल रही है इनको। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि भेड़ बकरियों को चराने जाना है तो वो भी आप देखोगे जंगलों की घास में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप देखो कि सपोज करो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आप देखोगे इस इकोसिस्टम से बहुत सारी सेवाएं ले रहा है, वो हो सकता है कि नॉर्मली शायद कंस्ट्रक्शन का काम करके सुबह से शाम तक 500 रुपए कमाता हो, लेकिन वो आपको पता है एक दिन में जितनी इस इकोसिस्टम से सेवाएं ले रहा है वो हो सकता है 1000 रुपए की हो, पर ये बस ये है कि वो काउंट नहीं हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 1000 रुपए की सेवा इकोसिस्टम से नहीं मिलती तो ये कहीं और से खरीदते ना। समझ में आ रहा है? तो इनको 1000 रुपए का काम और करना पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम आजकल संरक्षण की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कैसे इस लैंड का हमें क्या करना चाहिए, भाई यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, इनको काट के हमें यहाँ पे क्या उगाना चाहिए, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझो कि भैया उस इकोसिस्टम का, उस पारिस्थितिक का तंत्र का एक्चुअली में अगर मैं वैल्यूएशन करूं, उसका एक इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू निकालूं तो कितना निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी के बाद आप देखोगे उसकी अहमियत मुझे पता लगेगी और मैं उसको संरक्षण करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम, जैसे मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप हमेशा उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है वहां पे जाके जरूर चेक करो। तो हम गूगल खोलेंगे और यहाँ पे आप ये टीप टाइप करोगे। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे पहली ही लिंक मिलेगी जो है आपकी इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। दिख रहा है आपको? इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका teepweb.org खुल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप इसको सबसे पहले तो अबाउट में जाओ। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन देखोगे तो वो टाइमलाइन में आपको बताएगा। तो ये देखो, ये है आपकी टाइमलाइन जहां पे वो बता रहे हैं कि कैसे जो उनको कौन से प्राइज मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये टाइलर प्राइज क्या होता है? देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे आपका एबेल प्राइज होता है और आपके ऑर्चर्न अवार्ड और ये सब होते हैं, वैसे एनवायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत सारे अवार्ड्स बांटे जाते हैं। उसमें से एक होता है ये टाइलर प्राइज। ठीक है, ये अपने जो पवन सुखदेव नहीं है, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, ये वाले जिन्होंने ये टीप का कॉन्सेप्ट लेके आया, उनको बेसिकली ये मिला था। क्योंकि इससे क्या हुआ, इन्होंने एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के रूप में एनवायरमेंट सर्विसेज को एक नंबर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं एनवायरमेंट को नष्ट करता हूँ, उसको डिग्रेड करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ, तो इससे मेरा इतना घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब ये वो चीज जो अपन बोलते हैं ना, व्यापारियों को समझेगी और समझाने में भी इजी रहेगी। ठीक है, ऐसे ये पूरी टाइमलाइन है, आप देख सकते हो टीप की। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ, इसमें जर्मनी का क्या रोल था, वो सब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे इनकी टीम अप्रोच वो सब है, इनका काम कि कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके पब्लिकेशंस भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो टीप के बारे में आप ऐसे पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप टीप के बारे में एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम, और ये है आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम सर्विसेज का पेमेंट कैसे होगा? देखो, पॉइंट वही है कि आपने एक इकोनॉमिक तरीका बना लिया कि भैया आपको जो सेवाएं मिल रही हैं वो फ्री की नहीं है। बेसिकली आइडिया ये था कि जब तक आप इसको फ्री में दोगे ना, तब तक लोगों के दिमाग में क्या होगा, इनकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन सपोज करो
आपने वो वाला एग्जाम्पल सुना है जहाँ पे लोगों को आजकल जो ड्रिंकिंग वाटर है वो फ्री में ना मिलके, वो आप मतलब कितना ही पानी भर लो लेकिन आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोग, भले ही 10 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आपने 10 रुपए भी दिए ना तो आप कॉन्शियस बनोगे। आप जो पानी ऐसे फ्री का मिल रहा था उसको वेस्ट करने की बजाय आप ये सोचोगे अरे मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, मैं अगर अगर मैं आज का पानी कल तक चला लूंगा तो मुझे 10 रुपए कल नहीं देने पड़ेंगे। बात इसकी नहीं है कि वो 10 है या 100 है या 1000 है, लेकिन आपने उस पर कुछ वैल्यू लगा दी। समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या होता है कि लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, लोग फिर है ना एक्सप्लॉइट नहीं करते, लोग अननेसेसरी चीजों को ऐसे ही वेस्ट नहीं करते। आप उठा के ले आए, जरूरत थी 2 बाल्टी पानी की, 6 बाल्टी भर लाए और 4 बाल्टी बहा रहे हो, ठीक है। इसी के अगर पैसे चार्ज करने शुरू कर दो, लोग 2 बाल्टी पानी भरना ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो आपने क्या बोला कि भैया अगर मैं इकोसिस्टम सर्विसेज का कुछ पेमेंट लगा दूं और लोगों से अगर वो लेना शुरू कर दूं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि इंसेंटिवाइज कर रहे हो आप। इंसेंटिवाइज करोगे कि लोग इन इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय ना करें, आप इंसेंटिवाइज करोगे लोगों को कि वो इन इकोसिस्टम्स को बचाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पुअर लोग इन इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, मैंने बताया ना कि भाई इनका चूल्हा चौका, इनकी भेड़ बकरी, यहीं से आप देखोगे अपने इनका पालन पोषण हो रहा है। तो अगर आप इन इकोसिस्टम्स को नष्ट करते हो तो आप तो चले जाओगे अपने डी मार्ट, सुपर मार्ट से ये पास्ता पिज्जा खरीदने, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पुअर लोग होते हैं ना, उनको आप गरीबी में गिरने से बचा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जो सतत लक्ष्य थे, ठीक है, गोल्स, जो आपके सतत विकास लक्ष्य थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको बेसिकली आप अचीव करने में मदद कर रहे हो, अपनी जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं आपके पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपने अच्छा, इसमें ना एक और चीज बोल रहे हैं कि बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हो। भैया आपका इकोसिस्टम है, सपोज करो कि मेरे घर के पीछे एक जंगल था, पहले यहाँ से लोग आते थे, फ्री में सामान ले जाते थे, जो भी है। मैंने इसका वैल्यूएशन किया, मुझे लगा इससे 4 करोड़ की इसकी वैल्यू निकलती है। तो मैंने अभी एंट्री फीस लगा दी कि भाई जो भी इसके अंदर घुसेगा वो 100 रुपए का वैल्यू लेके जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आप फाइनेंस, इससे आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उस पैसे से आप इसी जंगल को और अच्छा बना सकते हो, इसी के प्रोटेक्शन में लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप इकोसिस्टम सर्विसेज के पैसे लेते हो ना, तो आप पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, सरकारी पैसा या प्राइवेट फाइनेंस भी मोबिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे लोगे? जैसे मैंने बताया ना, आपने एंट्री टैक्स लगा दिया। कई बार आप क्या होता है कि कोई सामान यहाँ से लोगे तो उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। हर कोई आप देखोगे इस जंगल में नहीं घुसेगा, उसका एक परमिट इशू करने लग गए, उस परमिट के पैसे लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप देखोगे अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे आप इस इकोसिस्टम सर्विसेज का पेमेंट निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं आपसे इंडिया की, तो याद रखना इंडिया में अभी तक ये पेमेंट का कॉन्सेप्ट इतना मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो फेमस नहीं हुआ। अगर होता तो फिर मुझे लगता है कि सब लोग इसका आंसर जरूर लिख सकते थे कमेंट्स में, क्योंकि आपने देखा होता अपने आसपास। चूंकि आपने देखा नहीं है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा नया नया लगेगा। लेकिन भैया अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, जो अपनी ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करती हूँ तो 2 कॉन्टिनेंट होते हैं, करेक्ट है ना? मतलब ऐसे तो सात है, पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका क्या होता है भाई? ये जो आपका ये है कनाडा, ये है यूएसए और ये है मेक्सिको, करेक्ट है। फिर यहाँ से पनामा है और उसके बाद आपका ये साउथ अमेरिका है। तो मेक्सिको के नीचे ये थोड़े से कैरिबियन को लेते हुए ये पूरा जो हिस्सा होता है साउथर्न अमेरिका को इंक्लूड करके, ये होता है आपका लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिकन की कुछ कंट्रीज हो गई, कुछ आपकी अफ्रीका की कंट्रीज हो गई। ये सारी कंट्रीज में आप देखोगे ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। मतलब वहां पे काफी अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क की क्या वैल्यू है वो निकाली जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्या वैल्यू है वो निकाली जा रही है। कई बार कुछ प्राइवेट लैंड्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ और जैव विविधता है, तो उनकी क्या वैल्यू है, ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल उसको काटे ना, ठीक है। हो सकता है कि सरकार उनको कॉम्पनसेट करना शुरू कर दे कि भैया आप इसको प्रोटेक्ट करो, इसके बदले में जो आपको चाहिए वो आप हमसे ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप इकोसिस्टम को, बायोडायवर्सिटी को, सबको बचा के रखते हो, ठीक है। तो ये तो आपका एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट को ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन पे ना मैक्स टू मैक्स आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें जैसे वो तरई आग वाला एग्जाम्पल लिख के आ जाओ, आप इसमें टीप का एग्जाम्पल लिख के आ जाओ, आप इसमें पवन सुखदेव का नाम लिख के आ जाओ, तो आपको 5 में से 4 मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैम 4 नहीं मिलते, हमें तो बताया गया है कि 5 में से मैक्सिमम आपको 3 मिल सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको मेरी खुद की जो स्टेट सर्विस एग्जाम की मेंस की कॉपी होती है, जो आप आरटीआई से निकलवा सकते हो, मैंने वो निकलवाई है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 5 में से कई बार 5 भी मिले हैं कुछ क्वेश्चंस में, और 5 में से 4 भी मिला है। वो ऐसा है कि आपने कुछ एक्सेप्शनली बहुत अच्छा लिखा होगा और आपने कुछ हटके लिखा है। भाई एग्जामिनर अगर 10 कॉपी चेक कर रहा है और उसको 8 में सेम आंसर मिलेगा, तो आपको 5 में से 4 नहीं मिलेगा।
तब तक आप उसमें सारी एक तो चीजें लिख के नहीं आओ और कुछ हटके एक दो पॉइंट्स लिख के नहीं आओ, ठीक है? समझ में आ गया? तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट था आपका बेनिफैक्टर पेज वाला और एक था आपका पल्यूटर पेज वाला। अब ये क्या होता है भाई? ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है ना, बेसिकली आपके नए सिद्धांत है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो आपका एनजीटी जो अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये भी फॉलो करता है। सपोज करो कि कोई फैक्ट्री है, उसने बहुत सारा कचरा उठा के गंगा में डाल दिया, ठीक है? अब चूंकि आपने गंगा प्रदूषित कर दी, ठीक है, और ऑब्वियसली गंगा में बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, बायोडाइवर्सिटी भी हिल गई होगी, तो उस प्रदूषण की वजह से जो भी नुकसान हुआ है बाकी के लोगों का, आसपास के लोगों का, तो उसका नुकसान का हर्जाई आपको करना पड़ेगा। ये होता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जहां पर जो प्रदूषण फैलाएगा उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो एनजीटी जब कोई कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन करते हो कि भैया ये प्रदूषण फैला रही है, ये नुकसान कर रही है, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट फॉलो करके उस कंपनी को बोलते हैं कि चूंकि आपने प्रदूषण किया है तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई। फिर एक होता है आपका बेनिफैक्टर पेज प्रिंसिपल। बेनिफैक्टर पेज प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, जिसको ये सेवाएं का बोलते हैं ना लाभ मिल रहा है, कि भैया आप एक जंगल के पास रहते हो, उस जंगल से आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ मतलब लेके आ रहे हो, या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो जो बेसिकली जंगलों से वो हर्ब्स वगैरह नहीं होती हैं, वो निकाल के दवाइयां बना रही है, ठीक है? तो चूंकि आपको, आप देखोगे, बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप उस जंगल के एक बेनिफिशियरी हो, तो उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ पैसा देना चाहिए, ठीक है? आजकल ये वाला प्रिंसिपल जो है वो काफी ज्यादा कॉमन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आप देखोगे नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके खुद का प्रॉफिट बनाती हैं। लेकिन उसके चक्कर में कि जो लोग इन जंगलों के आसपास रहते हैं, जो लोग इनका संरक्षण करके उनको कुछ पैसे नहीं देती है, ताकि वो, अब बेनिफैक्टर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा कि चूंकि आपकी कंपनी इस जंगल से बेनिफिट ले रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन जंगल का जो संरक्षण कर रहे हैं उन लोगों को बेसिकली कुछ पैसे दो। इसको बोलेंगे बेनिफैक्टर पेज प्रिंसिपल। प्रदूषण में तो आप प्रदूषण कर रहे हो, इसलिए उसका कॉम्पनसेशन दे रहे हो। बेनिफैक्टर में चूंकि आप उनसे कुछ सामान ले रहे हो, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए आप उसका पैसा भर रहे हो, ठीक है? ये दोनों ही सिद्धांत है अलग अलग, लेकिन ये पर्यावरण के क्षेत्र में आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है? तो ये थे आपके पुराने क्लास के जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछे थे। और अब हम क्या करेंगे, देखो लास्ट क्लास में ना, लास्ट नहीं, मेरे को लगता है 2-3 क्लास पहले मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, वो थी सी ग्रास, और एक थी आपसे मैंने पूछी थी सी वीड, ठीक है? और मैंने बोला था कि आगे हम ये पढ़ेंगे भी, क्योंकि जब हम आर्द्र भूमि पढ़ेंगे, वेटलैंड्स पढ़ेंगे, तब हमें वैसे भी इसका डिस्कशन करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैंग्रोव्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया था, और मैंने बोला था कि ये आजकल बहुत न्यूज में है, क्योंकि और इसको वैसे भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR होती है उसमें कवर किया जाने लगा है। तो हम जो बची हुई 2 अलग अलग टाइप की, आप बोल सकते हो कुछ स्पीशीज है ना, कुछ प्लांट्स है, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में रामसर कन्वेंशन, या रामसार बोल लो, रामसर बोल लो, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आजकल आप देखोगे कि सबको डिफिकल्टी हो रही है। नंबर ऑफ साइट्स बढ़ चुकी है, 75 हो चुकी है। हमें 30 तक तो याद थी, ठीक है, और 30 तक तो मुझे भी एकदम ऐसे फिंगर टिप्स पे सारी साइट्स याद थी, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद थे। लेकिन 75 थोड़ा बड़ा नंबर होता है, तो उसको फिर हम आराम से लेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं सी ग्रास के साथ। सी ग्रास क्या होती है? देखो, सी ग्रास को हम लोग समुद्री घास भी बोलते हैं। ये सी ग्रास क्या होती है? देखो, अगर आप लैंड पे देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके आसपास जो घास होती है वो कैसी होती है, बस ऐसे होती है, करेक्ट है ना? ऐसे ग्रीन 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 घास निकली होती है, कई बार लंबी होती है, कई बार छोटी होती है, कई बार येलो होती है, कई बार बहुत ही हरी होती है, ठीक है? लेकिन जो समुद्र में घास होती है ना, उस घास में फूल भी उगते हैं। आप जनरली देखोगे जो हमारे जमीन पे घास उग रही है ना, उसपे फूल नहीं उगते, वो सिर्फ ऐसी हरी हरी होती है, ठीक है? लेकिन जो आप समुद्र में घास देखोगे ना, वो प्रॉपर प्लांट्स होते हैं, बस उनको ग्रास बोला जा रहा है क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, जमीन जैसे घास उगती है ना वैसे उगते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर प्लांट्स हैं जिनमें फूल भी उगते हैं। तो सी ग्रास एक्चुअली क्या होगा, समुद्री घास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल निकलते हैं, और ये जो आपका समुद्र का बेड होता है ना, नीचे की जो जमीन होती है उस पे, ओशन के फ्लोर्स पे, वहां उगते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? ये मोस्टली आप देखोगे आपको समुद्र के पानी के नीचे ही मिलेंगे, मतलब तैरते हुए बहुत ही कम मिलते हैं, मोस्टली आपको नीचे की साइड पे ही मिलते हैं, ठीक है? अब आप देखोगे कि ये जो नीचे समुद्र की जो जमीन होती है, उस पर जो मिट्टी पड़ी होती है, ये उसके अंदर उगते हैं, करेक्ट है? तो ये बेसिकली कहाँ उग पाएंगे भाई? समुद्र आपका अगर बहुत ही गहरा है तो नीचे तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी,
लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो हरी पत्तियां कैसी रहेगी, फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाएंगी। मतलब ये जो शैलो समुद्र, शैलो पानी जो होता है ना, वहां पे जो जमीन पे आप देखोगे ये आसानी से उगते हैं क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करनी है, इनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक बार हम इसको एक बार गूगल पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं सी ग्रास। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, आप इमेजेस देखोगे तो ये आपको समुद्री घास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी समुद्री घास है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भैया ये समुद्री घास के बारे में हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको मैंग्रोव्स का बताया था ना कि ये क्या आपको सेवाएं देते हैं, क्या मतलब इनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे आपको क्या वस्तु या सेवा मिलती है, वैसे ही जो ये सी ग्रास होती है ये इसके बारे में हम अलग से पढ़ रहे हैं। मतलब ये ऐसा कुछ तो दे रही होगी हमें जिससे आप देखोगे जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो सी ग्रास क्या है भैया, सी ग्रास में CO2 ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ रही है। मतलब ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने का, CO2 को पर्यावरण से कम करने का, पर ये अपना जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, दूसरी चीज कि चूंकि आप देखोगे ये नीचे की साइड पे उगती है, तो मैंने याद है आपको एक सी काउ ड्यूगोंग के बारे में बताया था। तो वो क्या करती थी, वो जो समुन्दर के जो बेड होते थे उस पे जो घास फूस उगती है वो खाती है, तो आप देखोगे उनका भोजन बनती है। तो फूड चेन का एक हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तीसरी चीज आप ये सोचो कि ये जो होते हैं ना, इनको हम लोग लंग्स ऑफ द सी बोलते हैं। लंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये पानी से आप देखोगे गंदगी ले लेते हैं, जो आपकी गंदी गैसेस होती है वो ले लेते हैं, और आप देखोगे अच्छी गैसेस ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन पानी में छोड़ेंगे तभी तो आप देखोगे आपके जीव जंतु, फिशेस वगैरह वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, फिर याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इकोसिस्टम इंजीनियर्स का, याद है, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। एक मैं बता देती हूँ लेकिन फिर बाकी दो आप बताओगे। मैंने आपको प्रेरीज डॉग का एग्जाम्पल दिया था, याद है, और 2-3 एग्जाम्पल और दिए थे। तो आप 2-3 एग्जाम्पल इकोसिस्टम इंजीनियर्स कौन से थे, उनके एग्जाम्पल क्या है, वो आप मुझे आप बताओगे। तो सी ग्रास जो होती है ना वो इकोसिस्टम इंजीनियर भी है। ठीक है, ये इकोसिस्टम को इस तरीके से चेंज करती है कि बाकी जीव जंतु भी वहां पे आसानी से अपना रह सके। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें कि कितना कार्बन एब्जॉर्ब करती है, तो आप ये देखोगे कि अगर अपने ओशन का ये सिर्फ 0.1% हिस्सा कवर करती है, लेकिन 11% कार्बन जो है ये एब्जॉर्ब करती है। सोचो कितना ज्यादा कार्बन इसने अपने अंदर दबा के रखा है। तो ये अगर ये कट जाएगा, ये जल जाएगा, तो यही कार्बन एटमॉस्फेयर में घुस के फिर क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा फास्ट कर देगा। ठीक है, इनफैक्ट आप ये देखोगे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे अमेज़न जो होता है उसको हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लंग्स अपने अर्थ का। ठीक है, तो आप ये जो जंगल होते हैं अपने जो जमीन पे उगते हैं वर्सेस जो अपनी घास फूस ये ओशन के जो बेड पे उग रही है, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा कार्बन कौन खींचता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये अपने जो घास फूस है ना ये ज्यादा कार्बन खींच रही है अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। तो आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण काम कर रही है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने का। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि यहाँ पे घास फूस रहेगी तो पानी का जो फ्लो है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, जो सेडिमेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, जो पोषक है न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आप अगर पानी में छोड़ते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है वो एक घास फूस में अटक जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आगे पूरा समुद्र, पूरा जो एरिया होता है वो खराब नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा आप ये सोचो कि ये खाना तो बन ही रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं, इनके बीच में आप देखोगे बहुत सारी मछलियां वगैरह अंडे छोड़ के जाती हैं। ठीक है, नर्सरी बन जाते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं फिशेस की और अलग अलग प्रजातियों की। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखोगे कि ये जो अपना सॉइल होता है, जो आप ओशन के फ्लोर पे ये उग रहे हैं, तो मतलब वहां पे भी कुछ मिट्टी है। अभी सोचो कंटिन्यूसली पानी है तो मिट्टी तो बह जानी चाहिए थी, पर मिट्टी को रोक के कौन रखा है, ये ग्रासेस। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीजें हैं और ये मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो अपने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये उनको भी सपोर्ट करती है। ठीक है, मैंने बता दिया कि कैसे नर्सरी साइट्स वगैरह होती हैं, ये बन जाती है इनके लिए। तो इतनी तरीके की सर्विसेज आपको सी ग्रासेस देती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका सी ग्रास। ओके, तो ये सी ग्रास क्या है, वो ये घास नहीं है जो आपके जमीन पे उगती है, ये वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो आपके समुद्र में या सी में उगते हैं। ठीक है, फिर एक आता है आपका सी वीड, जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्री खरपतवार। ठीक है, अब वीड्स क्या होती हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं तो आपको पता है कि वीड्स क्या होती हैं। वीड्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं। पता है आपको,
राइस की खेती में अगर आपका वीट गेहूं उग जाए तो वो भी वीट ही कहलाता है, क्योंकि वो अनवांटेड प्लांट है, ठीक है, वो उस खेती में नहीं चाहिए। हो सकता है वीट की अपनी एक वैल्यू है भाई गेहूं को काट के, लेकिन आप ये सोचो कि इस पूरे उसमें राइस उगा हुआ था, बस एक दो प्लांट्स वीट के आ गए, तो आपके लिए तो मेहनत बढ़ गई ना, वो तो अनवांटेड प्लांट है। तो अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। और ये अपना जो एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, उसमें वीड्स को कंट्रोल करना बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी काउंट होती है। अब ये सी वीड्स क्या होते हैं, समुद्री खरपतवार क्या होती है? बेसिकली ये सी वीड्स इज इक्वल टू एल्गी, ठीक है। याद है मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ाया था। तो ये आप ऐसे समझो कि बड़े बड़े साइज की जो एल्गीज होती हैं, ठीक है, कुछ ब्राउन कलर की, कुछ रेड, अलग अलग कलर्स की, ठीक है, जो आप देखोगे कि आपके समुद्र में उगती हैं, उनको हम बोलते हैं सी वीड्स। ये जैसे घास क्या थी, घास अपनी जो समुद्री घास थी उसमें तो फ्लावर्स उग रहे थे ना, इसमें फ्लावर्स नहीं उगते, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होती है, नॉन फ्लावरिंग एल्गीज जो होती हैं, जो आपके समुद्र में उगती हैं बड़ी बड़ी वाली, उनको हम बोलते हैं सी वीड्स। इनफैक्ट आप एक टर्म पढ़ते हो केल्प फॉरेस्ट का, तो ये केल्प फॉरेस्ट कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपकी जो मैक्रोस्कोपिक, देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। मैक्रो मतलब विशाल काय, बहुत बड़ा, और माइक्रो मतलब एकदम छोटा और टाइनी। तो ये वाली जनरली एल्गी जो होती है वो माइक्रो होती है, लेकिन अगर आपकी मैक्रोस्कोपिक एल्गी साथ में आ जाए तो वो समुद्र में, तो वो क्या बना सकती है, केल्प फॉरेस्ट बना सकती है, ठीक है। ये मतलब ऐसे समझो कि पानी के अंदर डेंस बहुत सारी बड़ी बड़ी जो एल्गीज हैं, ऐसे ये स्टोन है उसके ऊपर ऐसे उगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे एल्गी उगे हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली डेंस, मतलब बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो कि डेंसिटी काफी ज्यादा है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए हम इसको एक बार गूगल पे देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप टाइप करोगे पहले तो सी वीड, ताकि आपको दिखे कि ये सीवीड दिखती कैसे। देखो ऐसे, ये जो फूल पत्तियां नहीं होती है जो आपकी समुद्र के नीचे उगती है, ये ऐसी होती है सीवीड। अब यहीं पे आप टाइप करो केल्प फॉरेस्ट, तो ये आपको ऐसे दिखेंगे कि समुद्र के अंदर पानी के नीचे जो ये आपको नहीं दिखते ऐसे बड़े बड़े पेड़ टाइप्स के, ऐसे एल्गे लटके रहते हैं, ठीक है, चिपके चिपके से बहते रहते हैं पानी के साथ, बीच में से ऐसे देखोगे पानी फ्लो होता रहता है, ये होते हैं बेसिकली आपके केल्प फॉरेस्ट। ये देख लो, ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही दिखते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अपना जो सीवीड है वो फाइनली क्या हो गया, कुछ नहीं है, बस एल्गी होता है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं नहीं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो मरीन इलाकों में, जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एल्गी है तो आपको पता है कि एल्गी के पास कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता, कोई रूट स्टेम, ऐसे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, ठीक है। और यही अगर बहुत सारे एक साथ आ जाए ब्राउन ये एल्गीज बड़े बड़े वाले, तो ये क्या बना लेते हैं, केल्प फॉरेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ये सीवीड्स कहाँ उगेंगी भाई, कोई तालाब में, कोई झील में, कोई समुद्र में, या कहीं भी वाटर बॉडीज में उग सकती हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नोरी का, लेवर का, जो अलग अलग प्रकार की सी वीड्स होती हैं, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि सी वीड्स में ना सडनली बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि इससे बनती है बहुत सारी खाने की चीजें, ठीक है। ये डलती है आपकी आइसक्रीम वगैरह में, ये बहुत सारी आपकी जो क्यूजीन्स होती हैं, स्पेसिफिकली कोरियन क्यूजीन, जापानीज क्यूजीन, वहां पे आप देखोगे कि सी वुड से प्रॉपर खाना बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे इनमें कमर्शियली इंटरेस्ट आ गया है। इसके अलावा देखो ये भी बहुत सारी तरीके की आपको पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं देती है, ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज देती है भाई, क्योंकि ये ब्लू, ये आपके ग्रीन प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। उसके अलावा क्योंकि आप देखोगे ये प्लांट्स हैं तो ये वापस से सॉइल को रोक के रखे हैं, ऊपर तक आ रहे हैं, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, करंट्स की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम कर देते हैं, तो इनके बीच में आके वही फिशेज वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स आके रह लेते हैं। केल्प पूरे फॉरेस्ट जो है, ये आप देखोगे जैसे अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, अमेजोन के जंगल होते हैं जमीन पे, वैसे ही आपके अंडरग्राउंड पानी के अंदर आपके केल्प फॉरेस्ट होते हैं। तो वही जंगल के जो बेनिफिट्स आपको ऊपर मिलते थे वो आपको नीचे मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? वही है, जो न्यूट्रिएंट्स आपके आते हैं उनको रोक के रखते हैं, ठीक है, उनको फिल्टर आउट करते हैं, समझ में आ रहा है? तो और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी आपकी सी ग्रास बोलो, समुद्री घास बोलो, या समुद्री खरपतवार सी वीड बोलो, दोनों ही जैसे मैंग्रोव्स की अपनी सर्विसेज होती है, वैसे ये भी आपको अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो देखो आप यहाँ पे केल्प फॉरेस्ट टाइप करो, ठीक है, एक बार विकिपीडिया खोलो,
और आप ये देखोगे कि ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये देखो केल्प फॉरेस्ट जो है ये ऐसे दिखते हैं आपको, एल्गी होते हैं बड़े बड़े टाइप के जो आपके समुद्र में उगते हैं। ठीक है, फिर ये अगर आप देखोगे यहाँ पे आओ, ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है जो ये बता रहा है कि भैया केल्प फॉरेस्ट जो है वो आपके क्या क्या करते हैं। और ये आपको जो ठंडे इलाके होते हैं ना, जो आपके ट्रॉपिकल तो नहीं कहूंगी, टेम्परेट इलाकों में आपको केल्प फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स जो होते हैं आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में, केल्प फॉरेस्ट मोस्टली आपके टेम्परेट एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो, ये देखो ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे केल्प फॉरेस्ट का, तो ये देखो इक्वेटर कहां से गुजरता है आपका, इक्वेटर यहां से गुजरता है अफ्रीका के बीचों बीच से। ठीक है, तो ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरता है मेक्सिको से। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से। तो देखो उसके नीचे से आपको दिख रहा है ठंडे इलाकों में, ये टेम्परेट इलाके हैं जहां पे आपको केल्प फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज एक बार ऑनलाइन जरूर देखो, मैप के थ्रू देखो, ताकि कल अगर क्वेश्चन आ जाए और आप ये डायग्राम बना के आ गए, उसमें आपको कोई जगह का नाम थोड़ी लिखना है, आपसे ये थोड़ी बोल रहा है कि इन जगहों का नाम लिखो, मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट ऐसे ब्लू 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 या कोई ऐसे शेडिंग करके आ जाओगे तो सामने वाले को ये तो बता पाओगे कि टेम्परेट इलाकों में केल्प फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज वाला जो टॉपिक्स थे, एक तो पुराने वाले कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे उनका डिस्कशन, और ये आपकी सी ग्रास और खरपतवार जो होती है अपनी समुद्री, उसके बारे में हमें पढ़ना था। अब चूंकि हम लोग आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है आपसे मैंने देखा था एक स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन था, उसके अंदर आर्द्र भूमि का वर्गीकरण पूछा गया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, इसका मेजर क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप का, एक होते हैं आपका नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। मतलब एक हो गया आपका प्राकृतिक और एक हो गया आपका कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक को भी आप दो टाइप में बांट सकते हो, याद है मैंने पिछली बार बताया था, एक होते हैं आपके इनलैंड और एक होते हैं आपके ये तटीय वाले, जो कोस्टल इकोसिस्टम कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं, आपकी आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, अब इनलैंड में भी क्या होगा, दो तरीके के होंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था, एक फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर सॉल्टी या ब्रैकिश। ठीक है, वैसे जो कोस्टल इलाके हैं आप इनका भी यहाँ पे उदाहरण लिखोगे। देखो यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, एक्चुअली ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि वेटलैंड्स क्या होते हैं ये बताइए और वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे, वैसे तो मैंने आपको हर एक के बारे में अलग अलग बता दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक चार्ट बनाना हो तो वो आप कैसे बनाओगे मैं वो समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे ऊपर वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, उसको डिवाइड करोगे मेजरली दो हिस्सों में, एक यहाँ पे लिखोगे नेचुरल यानी प्राकृतिक और एक यहाँ पे लिखोगे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। कि भैया आपके जो आर्द्र भूमि है वो दो तरीके की होती है, या तो प्राकृतिक होगी अपने आप या फिर हमने बनाई होगी। ठीक है, अब नेचुरल में भी दो तरीके की होगी, या तो आपकी तटीय होगी यानी कोस्टल या फिर होगी आपकी इनलैंड। ठीक है, अब कोस्टल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपके मैंग्रोव्स हो गए, मार्शी एरियाज हो गए, आपके मड फ्लैट्स हो गए। ठीक है, वो सब। अब इनलैंड में भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो भैया आपका एकदम ही साफ पानी फ्रेश वाटर, या फिर आपका वो सॉल्टी खारा पानी या फिर ब्रैकिश वाटर। अब फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपकी फ्रेश वाटर लेक्स, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, आपके बाढ़ के इलाके फ्लड प्लेन्स होते हैं, वो सब। सॉल्टी में एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपका सांभर लेक हो गया, है ना, जो राजस्थान में मिलता है, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है। बोला था ना मैंने 5 सॉल्ट वाटर लेक्स और 5 फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जाम्पल चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप आ जाओ मैन मेड यानी आर्टिफिशियल वेटलैंड्स के ऊपर, तो वो भी दो टाइप के होंगे भाई। आर्टिफिशियल चीज आप इनलैंड भी बना सकते हो या तटीय या फिर कोस्टल इलाकों में भी बना सकते हो। कोस्टल में क्या हो जाएगा, जैसे अपने गुजरात में हमने ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, मड फ्लैट्स सॉल्ट पैन बना रखे हैं, जहां से हम लोग सॉल्ट पानी को इवेपोरेट करके नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट पैन्स जो हो जाएंगे वो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इनलैंड में क्या हो जाएगा, जैसे आपने मछली पालन करते हो, आप एक्वाकल्चर कर रहे हो, या फिर इनलैंड आपने कोई पॉन्ड बना लिए खुद से। ठीक है, तो वो सारे आप देखोगे इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका मोटा मोटा क्या होता है, वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन। चूंकि मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मैंने एक बार आपको एक रफ चार्ट के फॉर्म में इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझा दिया। ठीक है, अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपका एक अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड डे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से दिन को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी है,
आप वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो और फिर वापस वीडियो चालू करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि के बारे में, कि भैया ये फ्लड्स का पानी जो होता है वो स्टोर करते हैं, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। भाई तीनों चीजें ही सही है, यही तो हमने पढ़ा था कि वेटलैंड से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया मैंग्रोव्स के बारे में क्या क्या करेक्ट है, कि मैंग्रोव्स जो होते हैं वो सलाइन जो अपने तटीय इलाके होते हैं वहां पे मिलते हैं, करेक्ट है। मैंग्रोव्स आपको इनलैंड इलाकों में नहीं मिलते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि सुंदरबन पूरे विश्व का लार्जेस्ट है फॉरेस्ट है मैंग्रोव में, ये करेक्ट है। मैंग्रोव जो होते हैं बहुत सारी जैव विविधता को सपोर्ट करते हैं, ये भी सही है। और अंडमान एंड निकोबार में भी आपको मैंग्रोव मिलते हैं। याद है इंडिया का मैप, रत्नागिरी, गोवा, गुजरात, फिर यहाँ पे थोड़ा सा केरला, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कृष्णा गोदावरी, उड़ीसा महानदी, है ना, फिर अपना सुंदरबन, याद आ रहा है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार था ना, तो अंडमान एंड निकोबार में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, कि चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि भैया मैंग्रोव्स को क्या क्या थ्रेट है वो डिस्कस कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैंग्रोव्स क्या रोल प्ले करते हैं अपने इकोलॉजी को बैलेंस करने में, मतलब आपको यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनके बारे में मेंशन करना है, ठीक है। वैसे ही कि मैंग्रोव कहाँ कहाँ पे पूरे विश्व में आपको मिलते हैं। याद है मैंने आपको वो डायग्राम दिखाया था वर्ल्ड वाला, तो वो यहाँ पे अगर आप बना के आ गए तो आपको वैसे ही पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला क्लास खत्म होता है। हम अगली क्लास में रामसर कन्वेंशन या रामसर कन्वेंशन जिसको आप बोलते हो वहां से शुरू करेंगे और रामसर साइट्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज होमवर्क करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, और हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।